नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने पीर के रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया है। रियासत में आज ही BJP हुकूमत के 2 साल पूरे हुए हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे येदियुरप्पा ने इस्तीफ़े का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफ़ा सौंप दिया। उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। हालांकि नए वज़ीर आला के ऐलान तक वो कारगुजार वज़ीर आला बने रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर हाई कमान का कोई प्रेशर नहीं है। मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया, मैंने किसी नाम को नहीं सुझाया यानी तजवीज़ दी। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। कर्नाटक की जनता की खिदमत का मौका देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया। आपको बता दें कि येदियुरप्पा सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के वज़ीर आला बने, लेकिन महज 7 दिन बाद यानी 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार वज़ीर आला बने। करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के चलते इस बार 4 अगस्त 2011 को इस्तीफ़ा दिया। तीसरी बार 17 मई 2018 को वज़ीर आला बने और फिर महज 6 महीने बाद यानी 23 मई 2018 को इस्तीफ़ा हो गया। चौथी बार 26 जुलाई 2019 को वज़ीर आला बने और ठीक 2 साल बाद इस्तीफ़ा दे दिया। यानी येदियुरप्पा ने अपने करियर में कभी भी टर्म अपना 5 साल का पूरा नहीं किया। कर्नाटक में 2023 में असेंबली इंतखाबात होने हैं और येदियुरप्पा की लिंगायत कम्युनिटी पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनके इस्तीफ़ा के बावजूद BJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस कम्युनिटी को कंट्रोल में लेने की है। बीते दिन ही मुख्तलिफ लिंगायत मठों के 100 से ज़ायद संतों ने येदियुरप्पा से मुलाकात कर उन्हें अपनी तायद पेश की थी। संतों ने BJP को इंतबाह दिया था कि अगर उन्हें हटाया गया तो नतायज भुगतने होंगे। कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी 17% के आसपास है। रियासत की 224 असेंबली सीटों में से तकरीबन 9 से 100 सीटों पर लिंगायत कम्युनिटी का असर है। रियासत की तकरीबन आधी आबादी पर लिंगायत कम्युनिटी का असर है। ऐसे में BJP के लिए येदियुरप्पा को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। ऐसा होने का मतलब इस कम्युनिटी के वोटों को खोना होगा। 2 years as chief minister, entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years. From last 2 years, because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from their that constituency. असम और मिजोरम के बीच सरहद तनाज़े का मुद्दा पीर के रोज़ पुरतशद्दुद हो गया। दोनों रियासतों की पुलिस और शहरियों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से पहले लाठियां चली। मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच फायरिंग भी हुई। असम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। कछार जिले के SP वैभव निम्बालकर चंद्रकर भी जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही 50 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद में चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने के लिए इसको हटाने को लेकर दोनों रियासतों की पुलिस और शहरियों के बीच ये तनाज़ा शुरू हुआ। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और दोनों तरफ से लाठी पत्थर से हमला शुरू हो गया। असम के 6 पुलिस एहलकारों की मौत के बाद बॉर्डर पर तनाव है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में असम का दौरा किया था। उनके दौरे के 2 दिन बाद ही ये तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद को लेकर असम पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये अफसोसनाक है कि मिज़ोरम से कुछ गैर समाजी अनासिर असम के सरकारी ओहदेदारों पर पथराव कर रहे हैं। ये ओहदेदार लैलापुर में रियासत की ज़मीन को एनक्रोचमेंट से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। दोनों रियासतों के बीच सरहद तनाज़ा तब गहराया जब असम पुलिस ने अपनी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट हटाने की मुहिम शुरू की। असम हुकूमत की टीम जब 10 जुलाई के मौके पर पहुंची तो लोगों ने IID से हमला किया था। इसके बाद यहां तनाज़ा बढ़ गया और दोनों तरफ से पुलिस तैनात कर दी गई। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ तशद्दुद पर आसाम और मिज़ोरम के वज़राए आला से बातचीत की। उन्होंने सरहद तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने को कहा। जानकारी के मुताबिक पीर की देर शाम को दोनों रियासतों की पुलिस मुतनाज़िया जगह से लौट गई है। वज़ीर दाखिला ने 2 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के वज़राए आला के साथ सरहद तनाज़े को लेकर शिलोंग में मीटिंग की थी। इसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और सिक्किम के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और
डीजीपी शामिल हुए थे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास लगातार हंगामे की नज़र हो रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पेगासस समेत कई मसाइल पर बहस का मुतालबा कर रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी के बाद पीर के रोज़ जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान फिर से हंगामा करने लगे। हंगामा आराई के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए, जबकि लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ख्याल रहे कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने, किसान तहरीक और महंगाई के मसले के हवाले से हुकूमत पर हमलावर बनी हुई है। राज्यसभा में टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट शांतनु सेन को मौजूदा इजलास की बकिया मुद्दत तक मुअत्तल करने के चेयरमैन के फैसले पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हंगामा किया जा रहा है और शांतनु की मुअत्तली के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। उधर किसान तहरीक के सिलसिले में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हंगामा आराई जारी है। पीर के रोज़ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुनफरिद इक़दाम उठाते हुए ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे। माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं, अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनको अभाव को उठाने के लिए। आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां कर रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य का उचित नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मामले की जांच वेस्ट बंगाल का एक कमीशन करेगा। बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर के रोज़ जासूसी तनाज़े की जांच करने वाले कमीशन का ऐलान किया। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस मदन भीमराव और साबिक चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ममता ने कहा कि बंगाल पहली रियासत बन गया है जो जासूसी के मामले की जांच करेगा। हमें उम्मीद है कि मरकज़ इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेगा या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए शहरियों से लेकर जुडिशरी तक को सर्वेलेंस पर रखा गया है। 27 मई को ममता बनर्जी संसद भवन जा सकती हैं। इस दिन वो समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं। 28 मई को दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी अपोजिशन के कायदीन के साथ चाय पर चर्चा कर सकती हैं। ये मीटिंग उनके भतीजे और टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी के घर पर हो सकती है। ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे में कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती है। मुलाकात की तारीख और वक्त अभी तय नहीं है। ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर आज दिल्ली पहुंची। उनका अपोजिशन के कई कायदीन से मिलने का प्रोग्राम है। बंगाल सीएम की इस कवायद को बीजेपी के खिलाफ ताकतवर मोर्चा बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ममता ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी खुद 22 जुलाई को दी थी। ममता ने कहा था कि अगर सदर जमहूरिया से वक्त मिला तो उनसे मुलाकात करूंगी। वज़ीर आज़म से 28 जुलाई को मिलने का वक्त मिला है। देखो कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो। मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाরছে না। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 8 महीने मुकम्मल होने के मौके पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी एहतजाज दर्ज कराते हुए ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पहुंचे। राहुल गांधी के हमरा ट्रैक्टर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास और दीपेंद्र पिड्डा समेत कई लीडरान नजर आए। इस दौरान सुरजेवाला और श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों के हक में नारे गूंज रहे थे। ट्रैक्टर पर सामने की तरफ होर्डिंग नस्ब किया गया था जिस पर किसान मुखालिफ तीनों सियाह ज़राई क़वानीन वापस लो लिखा हुआ था।
ट्रैक्टर के साथ मुतअद्दिद लीडरान हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर भी चल रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने हुकूमत पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मैं किसानों का पैगाम लेकर पार्लियामेंट पहुंचा हूं। वो किसानों की आवाज़ को दबा रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस होने नहीं दे रहे हैं। उन्हें इन सियाह क़वानीन को वापस लेना ही होगा। पूरा मुल्क जानता है कि क़वानीन सिर्फ 2-3 सनतकारों के लिए सूदमंद है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हुकूमत के मुताबिक किसान बहुत खुश हैं और जो बाहर धरने पर बैठे हैं वो दहशतगर्द हैं। इस तरह के इल्ज़ाम आयद करने वाली हुकूमत किसानों के हुकूक सलब कर रही है। नेहरू मार्ग पर और ये जो आपने न्यूज़ में रिपोर्ट पर ये एक छोटी तस्वीर राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार बैठ कर देना चाह रहे हैं। हम जो किसानों का मैसेज है जी उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है जी, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार आप लोग किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है जी, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल जी, सरकार कह रही है खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें। ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए किसानों से तैयार हैं। भाई इन बड़े उद्योग के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के पिछले करीब 1 साल से दिल्ली की बॉर्डर पर जारी किसान तहरीक जल्द ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई इंतखाबी रियासतों में भी शुरू हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने पीर के रोज़ उन रियासतों में तहरीक शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सील होंगे। टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि मुल्क भर में जाकर किसानों के सामने अपनी बात रखी जाए। इसकी तैयारी के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत ने हरियाणा में जिनके किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने के ऐलान की तायद की। टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जिनके लोग का तहरीक में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे और क्या फैसला करता है। पड़ता है और हमारे जो फीलिंग आती है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। गांव के लोग पूर्ण रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर हमारे देश को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लगा के और चलाएंगे उसको। और जैसा उन्होंने ये भी कहा कि झंडा भी नहीं फहराने देंगे। अब क्या करेंगे, मंत्री झंडा फहराएगा, अब की बार किसान फहरा रहेगा। मंत्री तो हर साल फहरावे ही हैं, तो उनको रोकेंगे क्या पता वे क्या क्या करेंगे। जींद के आती तो भाई क्रांतिकारी, अगर उन्होंने कह दिया कि अपने गांव में हम मंत्री को झंडा नहीं फहराने देने के, भाई वो तो उनका निर्णय है। हाँ, आप इसको कैसे देते थे साहब? और देखेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 महीना देखेंगे कैसे देखना इसको। आगे कुछ आप लोग की भी तैयारी? हाँ, तैयारी है। अभी तो 26 तारीख है कल की। यहाँ पर बहुत किसान यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला जो जत्था यहाँ पर आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के मिलिट्री ऑफिसर्स की 12वें दौर की मीटिंग 31 जुलाई को होगी। चीन ने पहले 26 जुलाई को बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन हिंदुस्तान ने कारगिल विजय दिवस की वजह से मीटिंग को किसी और दिन करने की मांग की थी। हिंदुस्तान का फोकस गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देसपांग में 900 किलोमीटर इलाके में जारी तनाव को ख़त्म करने पर है। हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ पिछले साल की हालत बहाल की जाए, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सभी मुद्दों को फौरी हल करना चाहता है, क्योंकि देपसांग पर आम सहमति बनने में वक्त लग सकता है। चीनी फौज ने अब नॉर्थ लद्दाख में डेमचोक के चारदिंग नाला इलाके के हिंदुस्तानी इलाकों में टेंट लगाए हैं। यहाँ मुबैना तौर पर चीनी सिविलियन भी रह रहे हैं और कई बार कहने के बावजूद भी वो वहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले 11 मीटिंग्स में नॉर्थ लद्दाख में माफ़ कीजिएगा वेस्ट लद्दाख में नॉर्थ और साउथ पेंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर में इस जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस मौके पर द्रास में तोलोंग पहाड़ी के दामन में वाक़ जंग की यादगार पर शोहदा को खिराज तहसीन उन्होंने पेश किया। वहीं इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शोहदा की कुर्बानी को याद किया। ख्याल रहे कि कारगिल विजय दिवस 1999 की कारगिल जंग में शहीद हुए मुल्क के बहादुरों के एजाज़ में हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट पैगाम में कहा कि हम उन शोहदा की कुर्बानी को याद करते हैं, हम उनकी बहादुरी को याद करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर हम अपने तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए कारगिल में अपनी जानों के नजराने पेश किए। उनकी बहादुरी हमें हर रोज़ तहरीक देती है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के साथ गुज़िश्ता साल के मन की बात प्रोग्राम के कुछ इख्तिसाबात की वीडियो भी शेयर की। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के महाड तालुका के तलिये गांव में 22 जुलाई की शाम 5 बजे हुई लैंड स्लाइडिंग में 45 घर जमींदोज हो गए थे। इस हादसे में गांव के तकरीबन 90 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से 53 की लाशें पीर की सुबह तक बरामद कर ली गई। 32 लाशें अभी भी दबी हुई हैं, इनमें कई बच्चे और खवातीन शामिल हैं। मलबा हटाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक इतवार को वहां से 11 डेड बॉडीज निकाली गई। तलिये गांव के सरपंच संपत चाडेकर ने कहा कि अब मलबे में दबे लोगों का जिंदा बचना होने की उम्मीद ना के बराबर है। जो लाशें निकाली जा रही हैं वो बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। उन्हें देखकर अफराद ख़ानदान काफ़ी मज़ीद तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। इसलिए गांव के लोगों ने इतवार के रोज़ मीटिंग में तय किया कि वो अब मलबे में दबे 32 लाशों को नहीं निकालने देंगे। हादसे वाली जगह पर ही उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी जाएगी।
संपत चाडेकर ने कहा कि कुछ गांव वालों का मानना है कि अगर लाशों को बाहर नहीं निकाला गया तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे में इंतज़ामिया हमें राइटिंग में दे के लाशों के नहीं मिलने पर भी मरने वालों के अफराद ख़ानदान को मुआवजा दिया जाएगा। गाँव वालों की इस ख्वाहिश पर उस ज़िले के ओहदेदार निधि चौधरी का कहना है कि ये ज़िले इंतज़ामिया के लिए आसान फैसला नहीं है। मकामी लोग चाह रहे हैं कि हम ऑपरेशन रोक दें और मलबे में बचे लोगों को मुर्दा डिक्लेयर कर दे, लेकिन ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम आखिरी लाश के मिलने तक ऑपरेशन को जारी रखना चाहती है। ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसे वाक़यात के कई दिन बाद भी मलबे में कुछ लोग जिंदा मिले हैं। निधि चौधरी ने आगे बताया कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश मैंने की है कि वो इस ऑपरेशन को चलने दें, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसे रोक दें। हम उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अब बात कोरोना वायरस की। बीते 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 4,92,000 नए मामले सामने आए। 3,31,000 मुतासरीन ने इसे मात दी, जबकि 8,265 लोगों की इससे जान गई। अब दुनिया में कोरोना के मजमूई मामला 19,43,00,000 के पार हो गए। एक्टिव केसेस यानी अब भी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 1,37,00,000 है। कोरोना अब तक जुमला 17,64,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है और मरने वालों की मजमूई तादाद दुनिया भर में 41,68,000 हो गई है। इसी दौरान दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर में इंडोनेशिया नए मामलों का एपिसेंटर बना हुआ है। यहाँ पर रोज़ाना 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इतवार के रोज़ भी इंडोनेशिया में 45,416 नए मामले और 1,415 अमवात दर्ज की गई। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा। यहाँ इस वबा से अब तक जुमला 83,279 अमवात हुई हैं। इंडोनेशिया के डॉक्टरों के मुताबिक इस वबा के चलते मुल्क में बड़ी तादाद में बच्चों की भी मौत हुई है। अब तक मुल्क में कोरोना से जान गंवाने वाले जो मजमूई अमवात हैं उनमें 12.5% बच्चे शामिल हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान में 38,176 नए केसेस सामने आए। इस दौरान 35,945 लोग ठीक हुए और 411 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। तीसरी लहर के अंदेशों के बीच तशवीश की बात यह भी है कि मुल्क की 11 रियासतों में अब भी रोज़ाना 500 से ज़्यादा मुतासरीन की पहचान हो रही है। इनमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम शामिल है। कोरोना के ताल्लुक से नए ज़ाब्तों के मुताबिक आज से दिल्ली मेट्रो में मुसाफिरों ने तमाम सीटों पर बैठकर सफ़र करना शुरू कर दिया, यानी मेट्रो में अब एक सीट छोड़कर बैठने का ज़ाब्ता ख़त्म हो गया है। दिल्ली के बसों में भी अब हर सीट पर मुसाफिर बैठ सकते हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद लागू किए गए लॉकडाउन में मेट्रो की खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी, जिनको 50% सलाहियत के साथ खोल दिया गया था और अब इसको 100% सलाहियत के साथ खोल दिया गया है। लेकिन इसमें एक पेच है कि अभी भी मेट्रो में मुसाफिर खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते। मुल्क के 16 शहरों में हुए एक सर्वे के मुताबिक 73% हिंदुस्तानियों में प्रोटीन की कमी है और 93% लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, जबकि कोरोना वबा के दौरान में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। इन्फेक्शन के बाद कमज़ोर हो चुकी नसों और बीमारियों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के लिए एक्सपर्ट्स प्रोटीन लेने की सलाह दे रहे हैं। प्रोटीन की कमी होने पर मरीज़ थकान, कमज़ोरी, चलने फिरने में दिक्कत और नींद ना आना जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस्म में हुए डैमेज को रिपेयर करने का काम प्रोटीन ही करता है, लेकिन 90% लोग यही नहीं जानते कि रोज़ाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा 95% से ज़्यादा ख़वातीन शामिल हैं। नतीजा 71% हिंदुस्तानियों की नसें काफ़ी कमज़ोर हैं। हर साल 24 से 30 जुलाई के बीच नेशनल प्रोटीन वीक मनाया जाता है। इस मौके पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए और कितना प्रोटीन लेना चाहिए और डाइट में इसकी मिक़दार ज़ायद या कम होने पर क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए ईंटों का होना ज़रूरी है, उसी तरह जिस्म के लिए प्रोटीन अहम है। इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जिस्म की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि रोज़ाना कम से कम 48 ग्राम प्रोटीन लेना ज़रूरी है, लेकिन हिंदुस्तानियों के खाने पीने में प्रोटीन की मिक़दार इससे काफ़ी कम है। औसतन एक इंसान का जितना वज़न होता है उससे उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसा आपका वज़न 60 किलो है तो रोज़ाना डाइट में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए।
सऊदी ममलिकत यकुम मुहर्रम से गैर मुल्की शहरियों के लिए उम्रा सीज़न का आगाज़ करने जा रही है। इस दौरान कोरोना के तमाम उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा और हज बैतुल्लाह की तरह उम्रा के लिए भी वही लोग आ सकते हैं जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के रुकन हानी अली अल-उमैरी ने al-arabiya.net को खुसूसी तौर पर बताया कि सऊदी हुकूमत ने यकुम मुहर्रम 1443 हिजरी से बैरून सऊदी अरब के मुतमरीन के लिए उम्रा सीज़न खोलने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए गैर मुल्की मुतमरीन के इस्तकबाल और मस्जिद हराम में नमाज़ों की अदायगी का शेड्यूल तरतीब देने के लिए उम्रा कंपनियां मुतमरीन के खैर मकदम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उम्रा सीज़न से इस्तिफ़ादा करने के लिए सेहत और सलामती से मुताल्लिक़ क़वायद और ज़वाबित की पैरवी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि बैरून मुल्क से उम्रा की गर्ज से ममलिकत आने वाले कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वाले अल्लाह के मेहमान सुकून और हिफाजत से इबादत कर सकें। हानी अली अल-उमैरी ने बताया कि उम्रा की 6000 गैर मुल्की कंपनियां हैं। नेज़ 30 ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए उम्रा के दौरान रिहाइश का इंतज़ाम किया जा सकेगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मंजूर शुदा B2C और B2B बाएतमाद पोर्टल्स के साथ शराइत के तहत ऑनलाइन बुकिंग, रिहाइश और सफरी सहूलियात की बुकिंग कराई जा सकेगी। अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद में 2021 के शुरुआती 6 महीनों में रिकॉर्ड तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई हैं। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान 1659 लोगों की मौत हुई और 3254 लोग ज़ख्मी हुए। पिछले साल इसी दौरान हुए नुकसान से 47% ज़्यादा है। ये कैजुअल्टी हुकूमत से जो मुखालिफत करें उन्होंने 64%, तालिबान ने 39%, इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबा ने 9% और 16% अननोन तंजीमों ने पहुंचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 6 महीनों में इन सभी कैजुअल्टीज़ में करीब आधे ख़वातीन और बच्चे थे। मारे गए लोगों में 32% बच्चे हैं जिनकी तादाद 468 है और 1214 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। मरने वालों में 14% ख़वातीन हैं जिनकी तादाद 219 है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 508 है। अमेरिका नेटो फौजियों की वापसी का 95% काम पूरा हो गया और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से उनकी पूरी वापसी हो जाएगी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहाँ मई-जून में मरने वालों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। इन 2 महीनों में हुए तशद्दुद में अमवात और ज़ख्मियों की तादाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक की तादाद के बराबर है। नॉर्वे के आसमान में इतवार के रोज़ एक बड़ा एस्टेरॉयड दिखाई दिया। लोगों को आसमान में उस एस्टेरॉयड की गड़गड़ाहट सुनाई दी और रोशनी नज़र आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा नॉर्वे की राजधानी दारुल हुकूमत ओस्लो के करीब गिरा हो। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उसका हिस्सा देखने की खबरें दिन में करीब 1 बजे ट्रोंडेम शहर से आने शुरू हुई थी। अब बात ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल इवेंट्स का तीसरा दिन चल रहा है। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल मेंस सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। वहीं मनिका बत्रा को तीसरे राउंड के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। मेंस बॉक्सिंग के 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी हिंदुस्तान के आशीष कुमार को चीन एयरबीके से हार का सामना करना पड़ा। तीनों राउंड में चीनी मुक्केबाज हावी रहा। दूसरी जानिब मेंस की तीरंदाजी में आर्चरी में क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया से हारकर टीम इंडिया बाहर हो गई। कोरिया ने लगातार 3 सेट जीतकर मैच 6-0 से अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तानी टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 6-2 से हराया था। तलवारबाजी में हिंदुस्तान की भवानी देवी भी मेडल की होड़ से बाहर हो गई हैं। टेनिस के मेंस सिंगल्स में हिंदुस्तान के सुमित नागल को दूसरी सीड रूस की डेनियल मेदवेदेव के खिलाफ दूसरे राउंड के मैच में 2-6, 1-6 से हार का सामना करना पड़ा। जापान की मोमिजा निशायो टोक्यो ओलंपिक की सबसे नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट विनर बन गई हैं। उन्होंने विमेंस इंडिविजुअल स्केट बोटिंग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 13 साल 330 दिन की मोमिजी स्केट बोर्डिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली एथलीट भी बन गई हैं। हिंदुस्तान को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से हिंदुस्तान लौट आई हैं। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक का हिंदुस्तान का इकलौता मेडल रहा है। वो ओलंपिक के पहले दिन मेडल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी एथलीट भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार इस्तकबाल किया गया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।